बहुत अच्छे लड़के खानदान के, हमारे बाड़े में सबसे अच्छे। और वो चीज़ें जो एक अच्छे इंसान में होना चाहिए वो तमाम उनमें है। कि मेरे भाई बाप दाखिल है और बहुत साथ दिया उन्होंने। दोस्तों की बहुत अहमियत है और अच्छे दोस्त मिलने चाहिए। ये एक बेहतरीन इंसान है जिनमें कई खूबियां हैं। आज जो नारा है बेटी बच्चा और बेटी पढ़ाओ वाला, इन्होंने 50 साल पहले ही सोच लिए थे। शायद इनकी बच्चियां इसलिए अपने पैरों पे खड़ी है आज। हमारे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता अगर कोई शख्सियत है तो वो हनीफ खान साहब। अब मुसावल ने तो माशाल्लाह बहुत ही उन्होंने तरक्की उठा लिया और हाथ पीछे की मदद की है वहाँ। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन, मेरे ख्वाबों के महल, मेरे सपनों के नगर, पी लिया जिनके लिए मैंने जीवन का जहर। आज मैं ढूंढूं कहाँ खो गए जाने की घर। गुजरे हुए लम्हे वक्त की सड़क के वो मुसाफिर हैं जो फिर लौट कर नहीं आते, बस अपनी यादें छोड़ जाते हैं। और जब जब इंसान उन गुजरे लम्हों के बारे में सोचता है तो यादों का एक मौसम हरा हो जाता है। रिलेशन को मैंने बड़ा इम्पोर्टेंस दिया और एक बात मेरा उसूल है, कोई भी स्टेप लेने के पहले वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस को सोच लो। वर्स्ट क्या हो सकता है इसका, आप कहीं जा रहे हैं तो वर्स्ट क्या होगा, वर्स्ट को पहले कंसिडर करो। वर्स्ट अगर हुआ तो उसको तुम फेस कर सकोगे या नहीं, ये मेरा प्रिंसिपल है। तो मैं जो है वो हमेशा वर्स्ट को सामने रखते हुए डिसीजन लेता हूँ। आप हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी जनाब हनीफ हबीब खान, अपने माता पिता के दुलारे बेटे, अपनी जीवन संगिनी और औलाद के लिए एक आदर्श पति और जिम्मेदार पिता, रिश्तेदारों के लिए सबके सुख दुख में शामिल होने वाला एक मिलनसार और मददगार इंसान, और दोस्तों के लिए महफिल की जान, एक यारबाज। लेकिन मुझे जो याद आ रहा है हनीफ का भाई, वो एक बहुत ही स्मार्ट, इमेक्युएटली ड्रेस्ड, हमेशा ट्रेंडी, हम उनको शशि कपूर बोलते थे, हमेशा ट्रेंडी रहे वो। जब नैरो बॉटम का ज़माना आया तो नैरो बॉटम में, बेल बॉटम का ज़माना आया तो बेल बॉटम में, फिर तो नैरो बॉटम का ज़माना आया तो फिर तो नैरो बॉटम में, बड़े बाल का ज़माना आया तो बड़े बाल। ही वॉज वेरी वेरी स्टाइलिश पर्सन। कहाँ से लाएगा कासिद दहन मेरा, ज़बा मेरी, मज़ा जब था वो खुद ही सुनते मुझसे दास्तां मेरी। फिर जैसे जैसे हमारी दोस्ती बढ़ सीनियर होती गई कि मैं हैरान रहता था कि यार ये इंसान में इतना स्टैमिना कहाँ से आ जाता है। दोस्त जिंदगी की दौलत होते हैं, लेकिन उनसे भी पहले हमारी जिंदगी पर हमारे माता पिता और परिवार के बुजुर्गों का असर पड़ता है। वो हमारी जिंदगी को गढ़ने वाले शिल्पी होते हैं। अच्छे से बचपना बीता उनका यहाँ भी, मेरे साथ में बहुत अच्छे रहे वो। ख़ानदान में सबसे अच्छे लड़के वही हैं, बड़े और पढ़े लिखे, कि अब कमाने लग गए तो सबको खुश रखे और अच्छा करे, सबके साथ में अच्छा रहा उनका है। हर शादियों में आना जाना मिलना।
हर इंसान की जिंदगी में उम्र का सबसे अहम पड़ाव होता है उसका बचपन। 16 मार्च 1944 को मोहगांव हवेली में जन्म हुआ था जनाब हनीफ खान का। हम तो कई मरहलों से गुजरे हैं, अच्छे भी और बुरे भी, उतार चढ़ाव कई ज़िंदगी में आए। 5वीं क्लास से 6 किलोमीटर पैदल जाते थे एजुकेशन के लिए। गांव में एजुकेशन की अरेंजमेंट नहीं था, तो पहले से ही फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्ट्रगलिंग रही, क्योंकि हम मोहगांव से 100 पैदल जाना, कभी साइकिल से जाना, कभी पैदल जाना, ये 6 किलोमीटर का दौर ऐसा चलते रहा हमारा। उम्र ठहरती नहीं, वक्त के साथ उसमें जुड़ते जाते हैं कई बरस। कहने को तो मोहगांव में हनीफ खान जी के पुरखों की मालगुजारी थी, लेकिन गांव में सुविधाओं और संभावनाओं की कमी के कारण ही हनीफ खान जी ने अपने भविष्य के लिए 1957 में नागपुर का रुख किया, जहां आप 1962 तक रहे। अब 62 साल आने के बाद में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं आज यहाँ पढ़ ही रहा हूँ, आज ही पढ़ रहा हूँ मैं, आज ही मेरा क्लास लगने वाला है। मुझे तो बहुत अपनी पुरानी यादें यहाँ से जो जुड़ी है वो सब यादें ताज़ा हो गई हैं। मैं अभी आज प्रिंसिपल से मिला, बहुत खुश हुआ मैं, उन्होंने भी मेरा ऑनर किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ आकर बहुत ही खुश हूँ। आज 1 सालों के बाद में मैं यहाँ आया। 1963 में हनीफ खान एक बार फिर अपनी मिट्टी के मोह में मोहगांव हवेली आ गए। यहीं उन्होंने मोहगांव और हवेली के बीच बहने वाली बड़ी सी सरपा नदी में तैराकी शुरू की। बस जब मौका मिलता साथियों संग सरपा के एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैरने की होड़ लगाई जाती। हमारे चाचा ससुर ये नदी के पास में नहीं जाने देते थे, इधर इन नदी की तरफ नहीं जाने देते, तो वो नदी में इसके अब्बू धीरे से लेके जाते तैरने के लिए। अब्बू को मतलब धकेल दिए थे, धकेलने के बाद में फिर उनको निकालने के बाद में फिर उनको तैराना सीखा। तैरते तैरते फिर वो सीखने लगे। नदी में तैरता था, लोगों को डुबाता भी था और बच्चों को डुबाता भी था। फिर मैं उनके कपड़े लेके भाग जाती थी और मोहब्बत ही बहुत था। सन 1964 में हनीफ खान जी ने पांढुर्णा में बिजली विभाग में नौकरी की शुरुआत की। मुझे MPEB पांढुर्णा में डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा में सर्विस लग गई, तो 200-250 नौकरी में रुपए में मुझे तो कोई सेटिस्फेक्शन होता नहीं था, तो मैंने बड़ा मुश्किल से 10 महीने निकाला और उसके बाद मैंने रिज़ाइन कर दिया। तो मेरे वालिद बड़े नाराज़ हुए कि क्यों रिज़ाइन किया, इतनी अच्छी नौकरी MPEB में मिली तुमको और तुमने रिज़ाइन क्यों किया अपने आप। मैं बोला नहीं, मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, मैं नहीं करूँगा। कुछ महीनों बाद आपने एक बार फिर रुख किया नागपुर का, जहां के महल इलाके में मौजूद बुद्धू खां का मीनारा मस्जिद के एक कमरे में जिंदगी के एक नए सफर की शुरुआत की। नागपुर में स्ट्रगलिंग चलते रही, उतार चढ़ाव होते रहे, उसमें उसके बीच में एजुकेशन भी होते रहा, उसमें कई जगह खाली भी रही और कई बार जो है ऊंच नीच होते रहा। 90 रुपये की महीने की नौकरी करे, 90 रुपये में और 30 रुपये खाने के भी देते थे, और बुद्धू खा के 10 रुपये के कमरे में रहे। वो 10 रुपये के किराए के कमरे में टट्टे बांध के मस्जिद वालों ने दिया था, वो टट्टे में इन्होंने दिन गुजारा कुछ दिन। 28 दिसंबर 1969 में हलीमा जी उनकी शरीके हयात बनी। पत्नी की सलाहियत, उसकी सहनशीलता और समर्पण परिवार को संवारने और सहेजने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। पत्नी पति की ताकत बनती है और पति की राह को आसान बनाती है। हलीमा जी जीवन संगिनी ही नहीं बल्कि जनाब
हनीफ खान का एक ऐसा हमसफर बनी जिन्होंने उनके हर सुख दुख में उनका साथ दिया। वो उनका हौसला बनी और परिवार की तमाम जिम्मेदारियों को हंसी खुशी से निभाने वाली एक बेहतरीन पत्नी। हमारी ज़िंदगी बहुत खुशहाल रही। हम लोगों ने हर मुसीबत में हर वक्त अपना एक दूसरे का साथ दिया है। खान साहब ने मेरा हर वक्त साथ दिया है, दुख में दर्द में। यहाँ तक कि ज़िंदगी में चढ़ाव उतार आते रहे, लेकिन फिर भी हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़े। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। शादी के 1 महीने बाद में मैं यहाँ पर एक नया पूरा करके है महल्ला, वहाँ पर रही आकर। जब इनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, ये हम लोग यहीं नागपुर में सेटल हुए थे। उस वक्त ये अचानक शाम में रात में घर पर आए और काफ़ी दूर था, मेरा तीसरे रूम में दरवाज़ा था, तो पीछे दरवाजे से आकर सिगरेट मुंह में ले लिए है और अब खटखटाए दरवाज़ा। तो मैंने अचानक जाके अंधेरे में दरवाज़ा खोल दी, क्योंकि आवाज़ जो खटकने की आवाज़ थी वो मैं पहचानती थी। लेकिन जब मुंह में सिगरेट देखे तो मैं पिछले पैर दौड़कर वापस चली गई दूसरे रूम में और घबरा गई कि ये कौन आ गए। तो ये एकदम पकड़ के मेरे को लपट के खड़े हो गए, कहने लगे कोई नहीं है, मैं था। लेकिन इनकी एक शरारत थी और ये हर वक्त मुझे कोई ना कोई शरारत करते थे। मतलब उनको ये था कि इसको डराना चाहिए, कैसे दरवाज़ा खोलती है, देखो कोई और आ जाए अनजाने में तो खोलती है नहीं। हलीमा जी और हनीफ जी दोनों ने अपनी जीवन यात्रा में एक दूसरे का हर कदम पर भरपूर साथ दिया और हर फर्ज पूरा किया। मेरी भाभी के बाबरकत कदम, उनकी सूझबूझ और उनकी शौहर नवाजी, उनके जो उन्होंने अपने शौहर के साथ मोहब्बत की है, उनकी हिम्मत, उनका हौसला बहुत उनको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा उनका एक अहम रोल रहा है भाई को। हलीमा जी से विवाह के फौरन बाद ही हनीफ खान जी का तबादला नागपुर से इंदौर हो गया। नया शहर, नए लोग और नई जिम्मेदारियां। इंदौर की फैक्ट्री का मैं इंचार्ज रहा और इंदौर में उन्होंने 2 साल 3 साल निकाला। एक बार इंदौर से हम लोग दिल्ली गए, तो दिल्ली जाने के लिए उस वक्त थोड़ी हालात ऐसे ही थे कि एक ही मतलब तनख्वाह पे गुजारा था। तो वहाँ कुछ डॉक्टर को चेकअप के लिए जाना था दिल्ली। तो ये हम एक एक्सचेंज स्टूडेंट बन के कॉलेज की तरफ से गए, दोनों भी। और रास्ते में भी मतलब मेरे गले में काली पोत वगैरह थी, मंगलसूत्र था, तो वो सब उतार दिए कि भाई ये तो स्टूडेंट के कहने से जाएंगे कॉलेज की तरफ से। तो दोनों ने इस तरह से गए कि पता ही नहीं चला लोगों को कि दोनों मियाँ बीवी। ऐसे ही हम लोग गए दोनों भी, और वहाँ फिर घूम फिर के सब डॉक्टर का चेकअप करा के वापस आए हम लोग इंदौर। मैं वहाँ 3 साल निकाला इंदौर में। उसके बाद में उन्होंने चाहा कि भाई इसको इंदौर का तो रिप्लेसमेंट कर देते हैं दूसरे से और इनको नई जगह फिर भेजते हैं ताकि वहाँ का डेवलपमेंट हो। तो उन्होंने मुझे जबलपुर भेज दिया। जबलपुर में डेवलपमेंट नहीं था, तो मैंने जाने के बाद में फिर वहाँ डेवलपमेंट किया और काफ़ी कंपनी को ऊपर लाया। उसके बाद में 3 साल में जबलपुर में भी रहा और उसके बाद में उन्होंने कहा कि यार ये तो स्टार जहाँ जाता है वहाँ ये तरक्की होती रहती है, इसके लिए अब ऐसा करते हैं, इसको भुसावल हमारा डमी चल रहा है तो इसको भुसावल भेज देते हैं। तो भुसावल में मुझे भेज दिया। हनीफ साहब यहाँ 1978 तक नौकरी पर रहे, लेकिन भीतर कहीं एक बेचैनी सी थी। नौकरी में न तो आजादी थी, न ही काम को लेकर संतुष्टि का भाव। एक दिन सोचा बैठे बैठे कि मैं ये सर्विस में कब तक रहूं, और इसमें मेरा सिर्फ सैलरी है मेरे हाथ में, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। तो और उस पीरियड में कंपनी ने भी ये सोचा कि भाई इंदौर हो गया, जबलपुर हो गया, भुसावल हो गया, तीनों जगह इन्होंने तरक्की करे, अब इनको झांसी भेज देते हैं। तो वो झांसी का जैसे मैंने सुना कि मुझे झांसी भेजा जा रहा है, तो मैंने रिज़ाइन कर दिया कंपनी को कि मैंने बोला मैं अब काम नहीं करता। हनीफ खान साहब ने जब बिज़नेस शुरू किया तो एक रिस्क लिया, यानी एक अच्छी नौकरी थी उनकी और माना अच्छी तनख्वाह थी, लेकिन उन्होंने अपना बिज़नेस शुरू किया। जब मैंने अपना काम खुद स्टार्ट किया मेरे कंपनी के नाम से, तो मुझे ऐसा लगा कि
मैं कहाँ की कहाँ चल रहा हूँ। मैं एकदम कंपनी के ऊपर लाया मैंने, और जहाँ मेरे पर्सनल रिलेशन थे वो पर्सनल रिलेशन मेरे काम आ गए, वो कैश हो गए सब। जो एथिक्स है बिजनेस के, वो किस तरह निभाए जाते हैं, किस तरह बिजनेस खड़ा किया जाता है और सालों तक इसको मेंटेन कैसे किया जाता है, ये अगर सीखना है तो मुझे लगता है कि हनीफ अंकल से दूसरा कोई उदाहरण मैं आपके सामने नहीं रख सकता। भुसावल हनीफ खान जी को और उनके नसीब को भी जैसे भा गया। अपने मिलनसार, मददगार और यारबाज स्वभाव के चलते भुसावल के बिजनेस और सोशल सर्किल में हनीफ जी का काफी नाम हो चला था। उन्होंने दौलत ही नहीं, नाम और इज्जत भी खूब कमाई। यानी दीनी अदारों में भी उनका अमल दखल है, बल्कि भुसावल में उन्होंने एक मस्जिद और मदरसे का क़याम भी किया। एक खुद का मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मदरसा और मस्जिद आज भी चल रहे हैं। इनका जो पैदाइशी गांव है बोगांव, वहाँ पर 100-150 घर की बस्ती आबादी है, वहाँ कब्रिस्तान नहीं था। तो उन्होंने एक खेत के लिए छोटा सा, और वहाँ पर वक्फ कर दिए लोगों को बोर्ड लगा करके कि मुस्लिम कब्रिस्तान। तो उसमें पहली बॉडी किसी गई, इनके दादा की, मतलब हामिद खान की, उनके पिताजी। और हनीफ का भाई हमेशा वक्त से आगे रहे। वो वेरी गुड चॉइस, उनकी टेस्ट बहुत अच्छा है उनका। वो अपना भुसावल में रोटरी क्लब ज्वाइन किया उन्होंने, रोटरी के फिर वो वहाँ प्रेसिडेंट भी रहे। मैसोनिक लॉज ज्वाइन किया, पहले हमको तो मालूम ही नहीं था मैसोनिक लॉज क्या होता है, तो उनसे ही सुन के फिर जब हम बड़े हुए और प्रोफेशनल लाइफ में आए, सोशल लाइफ में आए, फिर मैंने भी रोटरी ज्वाइन किया, मैंने भी मैसोनिक लॉज ज्वाइन किया। 1982 में हनीफ खान जी ने भुसावल में 4 एकड़ जमीन ली, जिसमें से 1 एकड़ में अपने ख्वाबों का आशियाना और बाकी के हिस्से में बिजनेस कॉम्प्लेक्स बनवाया। जब मैं इतने उरूज पर आ गया कि मैं कुछ कर सकता हूँ अब, तो मैंने नागपुर में डेवलप किया 86 में ये घर, फिर यहाँ खेती भी लिया ये नागपुर में, और भुसावल का घर बनाया, खेती लिया वहाँ 4 एकड़, और वहाँ अपना 4 एकड़ में मैंने अपना 1 एकड़ में तो बंगला बनाया और 3 एकड़ मैंने सेल आउट किया। और इस तरह जो है मैंने भुसावल में भी अपना पूरा पक्का सेटअप कर दिया, और नागपुर का भी मैंने यहाँ जमा लिया ताकि मेरे बच्चों को कोई आगे जाके कोई तकलीफ ना हो। ये मेरी प्लानिंग थी। कुछ लोग जमाने में ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, जात और मजहब से ऊपर उठकर वो दुनिया में सिर्फ भलाई के लिए सोचते हैं। वो लोगों में खुलूस और मोहब्बत बांटते हैं, खुशी देकर गम बांटते हैं। नेकी उनके साथ चलती है और वो जहां रहते हैं अपनी नेकी की सुगंध फैलाते हैं, जमाने को रोशन करते हैं। इंसिडेंट है 31 अक्टूबर 1984, जिस दिन अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी शहीद हुई। उस दिन पूरे देश में अफरा तफरी मची थी, माहौल बहुत खराब। उससे दिन शाम में इंडस्ट्रियल गैस का भरा हुआ एक ट्रक आया। उस ट्रक को देख के सैकड़ों लोग वहाँ पे जमा हो गए। उन लोगों ने ट्रक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। जिस वक्त खान साहब को मालूम पड़ा, उसी वक्त उन्होंने वरणगांव ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जीएम, आईपीटी के कर्नल साहब, डीएसपी और कलेक्टर को मालूम किया। फौरन उसी समय के अंदर पूरा मैटर कंट्रोल में। ये थी हमारे खान साहब का हिम्मत और सूझबूझ पे लिया हुआ एक तरीके का डिसीजन। भुसावल में रहते हुए हनीफ जी ने बिजनेस, कला, खेल, प्रशासन और राजनीति से जुड़े कई दोस्त बनाए। खान अंकल के बेटे एहतिशाम खान जी हमारे दोस्त थे, लेकिन ख़ास बात यह है कि
उनके बेटे हमारे दोस्त थे, लेकिन खुद खान अंकल भी हमारे साथ दोस्त जैसे ही हमेशा रहे हैं। आज उनकी उम्र 80 साल है, हमारे 50 साल है, लेकिन फिर भी एक दोस्त की तरह ही हमारे साथ उनका व्यवहार रहा है। एजुकेशन के लिए भी उन्होंने काम किया है, जो मुझे याद है कि किसी एजुकेशनल ट्रस्ट के लिए उन्होंने मुझसे बात की थी, वहाँ भी वो काम करते हैं। और एक बात उनकी खासियत मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना के समय में जब सिलेंडर की कमी हो रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की, इनका ऑक्सीजन सिलेंडर का काम है और CO2 का भी इनका काम है, तो उन्होंने अपने सारे सिलेंडर जो है वो वैकेंट कर दिए और मेरे कहने पर उन्होंने कलेक्टर को सारे सिलेंडर सौंप दिए थे ताकि ज़िले में सब जगह ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए जाए। तो ये जो इंसानियत का काम उन्होंने किया था, मेरी ज़िंदगी भर मुझे ये याद रहेगा ये काम। संगीत, मुशायरों, तैराकी और घुड़सवारी के शौकीन जनाब हनीफ खान के मिलनसार स्वभाव, मेहमान नवाजी और शानदार शख्सियत की मुरीद रही हस्तियों में शामिल हैं देश के नामचीन गायक, फिल्म अभिनेता, खिलाड़ी और व्यापार जगत की हस्तियां। हम लोगों का जो ज़माना था, अब्बू के साथ जो हमारा वक्त गुजरा है, तो अब्बू अक्सर शाम में हमारे घर में रेडियोग्राम था, वो रेडियोग्राम अब्बू लगाकर उसमें डिस्क चलाया करते थे। तो वो डिस्क में हम लोग पुरानी गज़लें सुनते थे। हमारे लबों पर भी ना आज भी वही जगजीत चित्रा के गज़लें हैं, हम लोगों को भी आज भी वही शौक़ आता है। उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी, उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी, हर शय जहां हसीन थी, हम तुम थे अजनबी। रिश्ते सिर्फ खून के ही नहीं होते, मोहब्बत और खुलूस से भरे रिश्ते भी जिंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं। जिंदगी के सफर में हनीफ साहब को ऐसे कई लोग मिले जिनसे उनका कोई खून का रिश्ता बेशक नहीं है, लेकिन उन्होंने भी मोहब्बत और भाईचारे के इस रिश्ते को बखूबी निभाया। मैं अब 1987 से यहाँ आया। मैं जब से साहब के पास ही काम कर रहा, जब मैं यहाँ आया तो मेरा किराए का मकान था, लेकिन साहब का इतना बड़ा दिल है कि साहब ने उनके दोस्त को बोल के मुझे प्लॉट दिलाया और कुछ दिन के बाद में मेरा घर बसा दिया। और भैया तो हमारे साथ में ही रहते थे, हम खेलते थे भैया के साथ में। तबस्सुम भाई और हमारी तरन्नुम भाई, ये सब अब बचपन हमारा एक साथ ही गुजरा है। जरूरत पड़ी तो दूसरों की मदद से कभी पीछे नहीं हटे, एक भरपूर जिंदगी जी जो दूसरों के लिए मिसाल बनी। सर 80-81 में मैं भुसावल गया, 2-3 साल रहा वहाँ पर। उसके बाद में जब वापस आने लगा तो बोले क्यों जा रहा तू? तो मैंने कहा नहीं, अब मैं गाँव जाता हूँ। तो गाँव आने के बाद में मेरे को 25,000 रुपये दिए, उसमें मैंने 17,000 की दुकान डाला। आज वही नतीजा है कि मेरे बच्चे यहाँ तक के पढ़े उन्हीं की मेहनत से, और मकान भी ये ख़रीदा हूँ मैंने, और उन्हीं की बदौलत सब कुछ हुआ है मेरा। बहुत खुशी की बात। फिर मेरे दुकान को देखकर खुश भी होते थे, और वो दुकान मैंने 18 साल चलाया। मोहब्बत की वजह से उन्होंने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हमको दे दी, हमको इनाम दिया। उन्होंने हमको इनाम दिया, हमको कि एक ज़बान बोली मैंने कि इतना भाईजान, तो उन्होंने कहा कि नहीं, दे दिया। 5 पैसे भी नहीं लिए उन्होंने मेरे से, जो कि हमने पैसे लिए उनसे, पैसों से बेचा उनको हमने, लेकिन हमको दे दिया। यानी उनके अखलाक, मोहब्बत आज इतना है उनके पास में। आज देखा जाए तो अल्लाह ने उनको बहुत कुछ नवाजा है। अपनी जिंदगी में बरसी नेमतों के लिए हनीफ साहब इस जहान के बादशाह के आगे रोजाना सजदा करना, उस परवरदिगार का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते। इस्लाम के दर्शन और उसकी अच्छाइयों में गहरी आस्था रखने वाले हनीफ खान जी ने 2006 में हज किया। जिंदगी को उसके तमाम हासिलों के साथ स्वीकार करते हुए अपने तमाम फर्ज अदा किए। तो मैंने 2006 में
मक्का हज भी करने गया और हज भी करके आया, और उसके बाद में मैं 4 बार उम्रा गया, वहाँ मक्का मदीना गया, और 4 बार वहाँ मैं अपने काबे को माथा टेका। हनीफ खां को मैंने कहा अपन काबे के सामने रह करके सलाह तस्बीह पढ़ेंगे। अब वो उनको इतनी आइडिया नहीं थी, मतलब मैं पढ़ाता हूँ सलाह तस्बीह, तो सलाह तस्बीह मैंने पढ़ाया पूरे यहाँ पर। और दुआ वाला अल्लाह हर दुआ जानता है, अपन इंग्लिश में दुआ करेंगे अल्लाह से। फॉर यू प्रे फॉर योर फैमिली फर्स्ट एंड देयर हैप्पीनेस, देयर गुडनेस, देयर एजुकेशन, देयर मैरिज, everything possible. You ask for Allah to accept your request, dua. हनीफ खान जी के 3 बच्चे हैं जिन्हें पढ़ा लिखाकर अच्छे संस्कार देकर उन्हें एक बेहतरीन इंसान बनाया है। कि आज बच्चों के पास में आज अपने अगर ये फाइनेंशियली वीक रहे तो इनको समाज पूछेगा नहीं, तो वो ख्याल रखते हुए मैंने इनको फाइनेंशियली भी ऊपर साउंड किया कि फाइनेंस में भी ऊपर अच्छे रहें और ये इनका एजुकेशन भी हायर हो। तो ये दोनों तरफ मैंने अपना फोकस डाला। तो एजुकेशन में बड़ी बेटी मेरी MSc B.Ed हो गई, और फिर दुबई टाइम उनकी शादी हुई, फिर शादी के बाद में वो सऊदी चले गई। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत होती है जब अब्बू और मम्मी साथ होते हैं, ये अल्लाह ताला का करम है। अब्बू की मैं कोई भी चीज़ भूल नहीं सकती, क्योंकि ज़ैद में वो पूरे रिफ़्लेक्ट होते हैं, जैसे कि मॉरल वैल्यूज़, उसके रूटीन्स, और हर चीज़ में वही दिखता है मुझे। तो अगर मैं इतने दूर 7 समुंदर पार हूँ भी, तो मैं ऐसा नहीं सोचती कि अब्बू मेरे से दूर है, वो मुझे साथ में सामने नज़र आते हैं ज़ैद के इसमें। ये मेरी खुशकिस्मती है कि अब्बू मम्मी के साथ मैंने हज की, उम्रा की। बेटियां पिता की लाडली होती हैं। ब्याह के बाद अपने ससुराल में वो खुशहाल रहें, एक पिता के लिए इससे बढ़कर सुकून देने वाली बात और क्या होगी। छोटी बेटी मेरी MA हो गई, फिर ये बच्चों की शादी का मसला था, ये एक के बाद एक इनकी शादियां हुई, और ये लोग अपने अपने लाइफ में सब सेटअप हो गए, और अच्छा खासा घर मिले इनको, और ये तीनों भी अपने जगह अच्छे रहे हैं। अब्बू ने अक्सर मतलब हम बच्चों से बहुत कोशिश की है कि हम अपनी अपनी एक फ़ील्ड, अपने अपने एक प्रोफेशन में अपना नाम करें, लेकिन मैं कहीं थोड़ा सा एक शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से कि मैंने अब्बू की एक ख्वाहिश जो थी वो मैं नहीं पूरा कर पाई। उसमें कुछ मेरे मेडिकल रीजंस थे, मैं वो नहीं कर पाई पूरा। जैसे कि अब्बू चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, मेरे नाम के आगे डॉक्टर जुड़ जाए, तो वो अब्बू का एक ख्वाब था मेरे लिए, तो वो मैं पूरा नहीं कर पाई। वो मेरे लिए कहीं ना कहीं एक वाकई में एक मेरे लिए एक बहुत अफसोस वाली चीज़ रहती थी कि मैं नहीं पूरा कर पाई वो चीज़। लेकिन आज मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ कि मेरी बेटी अब्बू की नवासी रिदा आज उसी प्रोफेशन को लेकर आगे बढ़ रही हैं, और शायद आने वाले 1 साल में रिदा डॉक्टर रिदा कहलाएगी। आज का दिन मेरी ज़िंदगी का प्राउड मोमेंट है, जब मैं फ़ख्र के साथ ये बोल सकती हूँ कि मैं जहन और मिजाज से अब्बा की तरह बनना चाहती हूँ, ताकि रहती ज़िंदगी तक लोग मुझ में अब्बा का अक्स देखें और कहें, क्या तुम हनीफ की नवासी हो। जिंदगी के इस हसीन पड़ाव पर अपने नाती पोतों से घिरे हनीफ खान जी खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब शख्स मानते हैं। अपने इर्द गिर्द उनकी चहलकदमी, उनकी मीठी शरारतें और मनोहार उन्हें जिंदगी से भर देती हैं। मेरा और उनका बर्थडे सेम दिन आता है, तो हमारा स्पेशल मेमोरीज जब से ही है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ। यूजुअली लोग उनके नाना जान को नाना जान बुलाते हैं, बट जब मैं पैदा हुआ था तो मैंने उनको मेरे नाना जान को अब्बा बुलाया था, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने एक्टिव थे, इतने मतलब फिट थे वो टाइम, कि मुझे ऐसा लगा कि मैं उनको अब्बा ही बुलाऊं। और उसके बाद जितने भी बाकी के बच्चे आए बाद में, उन सब ने मतलब अब्बा अब्बा बुलाना शुरू कर दिया। जब मैं 25 मंथ्स का था जब भी मुझे गोदी में लिया, अभी मैं 25 ईयर्स का हूँ, अभी भी कोशिश करते गोदी में लेने की। तो ये हमारा बॉन्ड ऐसी है, मैं कितने बड़ा हो जाऊँ उनके लिए मैं उनका बाबा ही हूँ। कुछ सोचता हूँ कि कुछ बड़ा करूँ तो मैं हमेशा अब्बा की एडवाइसेस लेता हूँ, उसके
उसके अंदर? तो एक रेस्टोरेंट चेन है जो अलबेक सऊदी में है, उसका फ़िश फिलेट उनको बहुत पसंद था। जब भी हम लोग इंडिया में आते हैं तो वो हमेशा एक ना एक बार याद करते ही है वो फ़िश फिलेट की। तो इंशाल्लाह बस ये है कि अब वो दुबई में आए, फिर से हम उनको अलबेक खिलाए, थोड़े और मेमोरीज़ बने उनके साथ। रमज़ान के महीने में जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तब मेरे पूरे रोज़े हुए थे, तो अब्बा ने मुझे नूर का नाम दिया था और मुझे वो नाम उनके मुंह से बहुत अच्छा लगता था, सिर्फ उनके मुंह से सुनने में अच्छा लगता था। जब मैं भुसावल जाती हूँ या फिर ईदी अब्बा मुझे दिया करते हैं जाफर नगर में, तब उन पैसों से मैंने एक जूनियर अकाउंट खोला है। मैं आपको अकाउंट तो बता रही हूँ बट अमाउंट नहीं बताऊँगी। मेरे अब्बा मुझे बहुत चाहते तो वो कुछ चीज़ों से मुझे मना करते, जैसे कि रोड पे ज़ियान को नहीं मारा करो, रोड पे धीरे साइकिलिंग करो, रोड पे दौड़ा मत करो, ईस्ट और वेस्ट, अब्बा इज़ द बेस्ट, लव यू अब्बा। हनीफ खान जी के बेटे एहतेशाम की जीवन संगिनी हैं नासेहा खान, जो पीएचडी हैं। विचारों से तरक्की पसंद, मगर संस्कारों में परंपरागत और घरेलू नासेहा भी परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में पीछे नहीं हैं। पानी में जैसे मिठास घुल जाती है, उसी तरह नासेहा ने भी परिवार के संस्कारों और परंपराओं को आत्मसात कर लिया है। वैसे तो मैं उनकी बहू हूँ, लेकिन बहू नहीं कहना चाहिए, मैं उनकी बेटी जैसी ही हूँ। बहुत सारे चीज़ें मैंने उनकी देखी है, अभी भी हम उनको ही फॉलो करते हैं एज अ पर्सन। उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व करती हूँ मैं। सबसे बड़ी तो ये है कि वो कभी गिव अप नहीं करते। अम्मी की तबीयत हुई, अब उनका बिज़नेस हुआ, या हम लोगों की तबीयत ख़राब हुई, या हम हॉस्पिटल भी गए, तो वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं कि उनकी वजह से हम लोग बहुत अपने आप को बहुत सिक्योर पाते हैं। वो बैकबोन की जैसे हैं हमारी। उनसे सीखा है हमने, वो है नेवर गिव अप। उन्होंने अपनी लाइफ में इतने सारे अप एंड डाउन देखे हैं, तो वो हमें एक मोटिवेट करते हैं कि चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, इकोनॉमिकली, आप चाहे हेल्थ वाइज हो, आपको कभी गिव अप नहीं करना है, आपको चलते रहना है, तभी आप कहीं ना कहीं एक मुकाम पे पहुंच पाते हैं। हनीफ खान जी के साहबजादे एहतेशाम पेशे से एक बिजनेसमैन हैं और उनकी कंपनी का नाम है एमिनेंट इन्फो सॉल्यूशंस। दो एहतेशाम यहाँ IBM में सर्विस कर रहे थे, वो दिल्ली में थे। तो मैंने कहा भाई अपनी कंपनी कुछ डेवलप करो, तुम IBM में कब तक जॉब करेंगे दिल्ली में, वो छोड़ो। उसके बाद में उन्होंने छोड़ दिया और वो नागपुर में घर में अपने यहाँ आकर इन्होंने खुद कंपनी अपनी स्टार्ट किया। काफ़ी अच्छे दौर से गुजर रहा हूँ अपने बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में। वाक़या तो बहुत है उनके साथ में, अच्छे बुरे। उनकी मोहब्बत देखे हमने कि किस तरह से अपने बच्चों को लेकर वो पॉजिटिव रहते थे, किस तरह से बच्चों को फ्री हैंड भी छोड़े उन्होंने, पूना भिजाए कोर्सेज़ के लिए, काफ़ी चीज़ किए। बट मेरे कुछ फैसलों ने उनको दुख भी पहुँचाया। बट एनीवेज थिंग्स आर लाइक दैट। सारा कुछ वो पास्ट है, उस पास्ट को तो मैं कभी भुलाता नहीं हूँ। बस ये लेके चलता हूँ कि अब्बू का मैंने कुछ वक्त ज़ाया करा और अब लेकिन लगता है कि मैं आई कैन रिटर्न हिम बैक इन ऑल दोज थिंग्स जो मैंने बिता दिया, जो पुराने वक्त को मैंने गंवा दिया। मेरी बस यही एक ख्वाहिश है और यही मैं वक्त दुआ करते रहता हूँ कि जितना मैं प्रोग्रेस करूँ लाइफ में, ही शुड ऑलवेज बी देयर विद मी। हर कामयाबी पे मेरे वो साथ रहे। बचपन में तो वो मुझे क्रिकेट सिखाते थे खेलने, क्योंकि हमारा जो घर था, मकान था, वो शहर से काफ़ी दूर था। तो अब्बू और उनका पूरा स्टाफ क्रिकेट खेलते थे, मुझे सिखाते थे क्रिकेट अब्बू। ही वॉज अ गुड क्रिकेटर। बट आज का जो दौर है वो सबसे बेहतरीन है ज़िंदगी का। मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरी बहनें सब साथ हैं। दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ और यही चीज़ को मैं बरकरार रखना चाहता हूँ बरसों के लिए, हर वक्त के लिए। अपने पिता तुल्य ससुर के लिए दोनों दामाद बहुत सम्मान और आत्मीयता से कहते हैं। उनमें एक अच्छी बात मैंने ये पाया कि वो एक सेल्फ मेड पर्सन है और उन्होंने जो है अपनी एम्पायर
उनकी अपनी मेहनत की वजह से है, लेकिन मैंने ये देखा लाइफ में कि जो विजन के साथ जीता है और कुछ लाइफ के अंदर अचीव करते हैं तो उसकी एक अपनी इज्जत अलग होती है। अब्बू जब भी मुझे आवाज़ देते हैं तो मुझे अपने अब्बू की याद आ जाती है। मैं जब भी भुसावल जाता हूँ तो अब्बू मुझे अपने दोस्तों से मिलाने ले जाते हैं और अपने बिजनेस एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे इंस्पिरेशन मिलता है उनकी बातों से। और अब्बू तो मेरे साथ मेरी बाइक पे भी बैठ कर चले जाते हैं, मैंने उन्हें कभी देखा नहीं है किसी के साथ बाइक पर। जीवन जीना एक कला है। जीवन में सुख दुख सभी से इंसान का सामना होता है। कुछ जीवन से हार जाते हैं और कुछ वो होते हैं जो जीवन की मुश्किलों में हौसला नहीं खोते। अपनी मेहनत, लगन, ईमानदारी और पुरुषार्थ से सफलता की एक नई कहानी लिखते हैं। वो जमाने में एक नई मिसाल कायम करते हैं। जनाब हनीफ खान साहब अपने आप में वो मिसाल हैं। उनके दीर्घ और खुशहाल जीवन के लिए अनंत शुभकामनाएं। मैं अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करती हूँ कि अब्बू मम्मी सेहतमंद रहे और उनका साया हमेशा हम पर बनाए रखे। मैं इस वीडियो के ज़रिए ये भी अब्बू से बयां करना चाहता हूँ कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। मेरी कभी हिम्मत सामने बोलने की नहीं हुई, लेकिन इसके ज़रिए उनको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार करता हूँ। मेरे बच्चों को सिर्फ यही संदेश है कि वो तीनों बच्चे आपस में जुड़े रहें और वो तीनों बच्चों की मोहब्बत एक दूसरे से लगे रहें, ताकि वो एक दूसरे को ही काम आएंगे कि तुम तीनों में मोहब्बत रहनी चाहिए। और बड़े वो दिन बहुत अच्छे गुजरे, बहुत खुश मिजाजी के, ना कभी भूलने वाले दिन। अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस फैमिली से जुड़ा हूँ। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह उनकी उम्र दराज करे और इसी तरह वो हमारे ख़ानदान का नाम रोशन करते रहे। शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनकी आगे की ज़िंदगी भी सेहत भरी रहे, अच्छी रहे। लेके आई है बीते दिनों की किताब, जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब। घेर है अब हमें यादें बेहिसाब। बिन पूछे मिले मुझे कितने सारे जवाब। चाहा था क्या पाया है क्या हमने देखिए। दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए, तेरे आप तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग सब आए यहाँ पे शिरकत करें इस महफ़िल में। हमने बचपन से अब्बू से, मम्मी से, सारे रिश्तेदारों के बारे में कुछ ना कुछ अच्छे चीज़ें सुने हैं और लगा कि ऐसे कुछ महफ़िल जमा के हम सब तमाम लोगों को इकट्ठा करके उनसे रूबरू हो सके। मैं शुक्रगुजार हूँ कुछ चंद लोगों का जिन्होंने अब्बू के लिए कुछ अल्फाज दिए, इस वीडियो के ज़रिए, कुछ किताबों के अल्फाजों के ज़रिए, जो बहुत सुन के इट वाज हार्ट टचिंग। बहुत अच्छा लगा सुन के कि इतनी सारी बॉन्डिंग थी अब्बू के साथ में। मैं उन तमाम लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पे शिरकत किए हैं
अपना वक्त निकाल के आ सके हैं। और उम्मीद करता हूँ कि हमने कुछ आप लोगों के लिए नया ही करने की कोशिश की है। अगर कहीं हमारे इसमें कमी पेशी हो तो इंशाल्लाह हम फिर दोबारा मिलेंगे और फिर दोबारा शामिल होंगे आपके सामने कुछ अच्छे चीज़ों के साथ, अच्छे महफिल के साथ में, सो दैट यादगार बने ये सब चीज़। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।